अपने YouTube चैनल कंपटीशन हब में आज हम यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। आपके ऑप्शन है बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, जेपी नगर। तो गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। किससे? बिजनौर से। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो किस जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बाहर जाती है, तो वो है बलिया जनपद से बाहर जाती है। किससे? बलिया जनपद से बाहर निकलती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से होकर बहती है? 28 जिलों से होकर बहती है। 28 जिलों से होकर बहती। 2008 में, कब? 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। कब? 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विजयपक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? आपके ऑप्शन है महोबा, मुरादाबाद, मेरठ, महाराजगंज। तो इसका सही आंसर है महोबा। विजयपक्षी विहार महोबा जनपद में है। किस जनपद में? महोबा जनपद में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजचिन्ह अंगीकार किया है? आपके ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, लखी दरवाजा, रूमी दरवाजा, दिल्ली गेट। तो इसका सही आंसर है रूमी दरवाजा। किस दरवाजे से? रूमी दरवाजे से लिया गया है। रूमी दरवाजा लखनऊ का एक पर्यटन स्थल के रूप में। रूमी दरवाजा कहाँ पे है? रूमी दरवाजा कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। और इस रूमी दरवाजा का निर्माण आशफ उद्दौला, किसने? आशफ उद्दौला ने 1784 में कराया था। कब? 1784 में। किसने कराया था? आशफ उद्दौला ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो किस वर्ष हुआ था? मतलब कहने का है कि भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1952, 1972, 1962 और 1982। तो इसका सही आंसर है 1962। भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? मतलब हर्यक वंश के पहले शासक कौन थे? आपके ऑप्शन है बिंबिसार, प्रसेनजित, अशोक, अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर है बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, जो 544 ईसा पूर्व में, कब? 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने गिरिव्रज या राजगृह, इसने गिरिव्रज या राजगृह की स्थापना करके उसको अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। किसकी? बिंबिसार की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 1932 का पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच हुआ था? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लॉर्ड इरविन, वी.आर. अंबेडकर। तो इसका सही आंसर है वी.आर. अंबेडकर। 1932 का पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन इसी में पूछ दिया जाए कि गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए थे,
गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। गांधी जी ने खुद हस्ताक्षर नहीं किए थे, गांधी जी ने खुद हस्ताक्षर नहीं किए थे, इनकी तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। जबकि दूसरी तरफ से कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। तो याद रखना है, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। यह समझौता दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल के समाप्त करने के लिए था। किसके लिए? दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल के समाप्त करने के लिए था। ठीक है, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत, व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है चोयुयू, ल्होत्से, मकालू, धौलागिरी। तो इसका सही आंसर है धौलागिरी। धौलागिरी को हम श्वेत पर्वत या व्हाइट माउंटेन के नाम से जानते हैं। धौलागिरी पर्वत का नाम संस्कृत में धवल शब्द से उत्पन्न हुआ। किससे? धवल शब्द से उत्पन्न हुआ है। धवल का अर्थ होता है श्वेत। क्या होता है धवल का अर्थ? श्वेत। इसलिए इसे हम श्वेत माउंटेन या व्हाइट माउंटेन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? धौलागिरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? पेंगोंग, कोलोरी झील, पुलकित झील, वेम्बनाड झील। इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो इसका सही आंसर है वेम्बनाड झील। कौन सी झील? वेम्बनाड झील। अगर यहीं पर होता चिल्का झील, तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर है वेम्बनाड झील। अगर चिल्का झील होता तो आप किसका ऑप्शन मारते? चिल्का झील का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा जल, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? आपके ऑप्शन है हरिद्वार, अलकनंदा, नामचा बारवा और अंबाला। तो इसका सही आंसर है अंबाला। अंबाला शहर हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है। अंबाला कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में। जो गंगा और सिंधु नदी तंत्र के बीच है, जो गंगा और किस नदी तंत्र के बीच है? सिंधु नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। किसका? जल विभाजक का कार्य करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य से, केंद्र सरकार से, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में, किसमें? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। किसकी? नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा भाग 4 में की गई है। आर्टिकल 36 से 51 तक। कितने? आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 15, 12, 10, 20। तो इसका सही आंसर है 20। मौखिक प्रश्नों की संख्या कितनी है? 20। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या है 20। तारांकित प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर प्रश्नकर्ता तुरंत तत्काल मौखिक रूप में चाहता है। किस रूप में? मौखिक रूप में चाहता है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, क्या है? तो आपके ऑप्शन है 21 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष और 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 30 वर्ष। विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 3 वर्ष। राज्य में विधान परिषद की स्थापना समाप्ति का प्रावधान, राज्य में विधान परिषद का समाप्ति और स्थापना का प्रावधान आर्टिकल 169 169 में किया गया है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है, मतलब जिसका संविधान में उपबंध नहीं है। आपका ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। तो इसका सही आंसर है योजना आयोग। योजना आयोग की चर्चा संविधान में नहीं है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्थान है। क्या है? एक गैर संवैधानिक आयोग है। इसका गठन 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। ठीक है। की समिति? नियोगी समिति की सिफारिश। किसकी? नियोगी समिति की सिफारिश पे इसको हटाकर या इसके स्थान पर अब क्या हो गया है? नीति आयोग। क्या हो गया है? नीति आयोग। क्या हो गया है? नीति आयोग। योजना आयोग को समाप्त करके कौन सा बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। तो योजना आयोग क्या है? गैर संवैधानिक आयोग है, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा है? आपके ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। सभी विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर है लोक लेखा समिति। क्या है? लोक लेखा समिति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संवैधान एवं संसदीय विधि के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। और यह लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसका सही आंसर कौन है? लोक लेखा समिति। आइए आज का हम अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीब की दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? आपके ऑप्शन है स्थायी गरीब, विलोडन गरीब, कदाचित गरीब, सामान्य गरीब। इसका सही आंसर है विलोडन गरीब के। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।